मैकेनिज्म और एक होता है सेंट्रल मैकेनिज्म। सेंट्रल मैकेनिज्म जैसे हमारा ब्रेन है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कह सकते हैं। और पेरिफेरल मैकेनिज्म में हमारे पास आउटर ईयर है, मिडल ईयर है, इनर ईयर है, और हमारे पास 8 नर्व जिसको क्रैनियल नर्व कहते हैं वो भी है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आउटर ईयर में हमारे पास जो मेजर पार्ट्स होते हैं वो होता है जी पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, या जिसमें हमारे पास एक्सटर्नल जिसको ऑडिटरी कैनाल भी कहते हैं। ये है जी हमारे पास जो हमारा आउटर ईयर हमें बज़ाहिर बाहर नजर आता है, ये उसके डिफरेंट पार्ट्स उन्होंने यहाँ पे हमें बताए हैं। ठीक है, ये इसको मैं जल्दी जल्दी से इस प्रेजेंटेशन को गो थ्रू करूंगी क्योंकि ये जनरल चीजें हैं जो हमने काफी पहले पढ़ी हैं, आपने बाकी सब्जेक्ट्स में भी इनको स्टडी किया होगा। सो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं जी। फंक्शंस ऑफ आउटर ईयर। अच्छा, आउटर ईयर के फंक्शंस क्या होते हैं? अच्छा, अब आपको जैसा कि ये तस्वीरों में नजर आ रहा है, हमारे नजदीक तो आउटर ईयर की यही फंक्शंस हैं। कुछ लोगों ने कानों में किस किस तरह की बालियां पहनी होती हैं और कुछ कानों में इस तरह की चीजें भी पहनते हैं। उनके नजदीक फंक्शन तो यही है कि वो अपनी मॉडर्निटी को शो करते हैं। फंक्शन ऑफ द आउटर ईयर है जी वो साउंड को कलेक्ट करता है, उसको लोकलाइज करता है, फिर उसको एज अ रेजोनेटर जो है वो साउंड को अंदर जो है कान के अंदर भेजता है। ये प्रोटेक्शन के काम भी आता है, जैसा कि उस दिन बात हो रही थी कि जो ईयर वैक्स होती है हम अपने कान से ईयर कैनाल से जिसको साफ करते हैं वो नहीं साफ करनी चाहिए, वो हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है। इसके अलावा जी सेंसिटिव ईयर लॉब जो होती है वो हमारी बड़ा एक सेंसिटिव पार्ट है, और ये इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए अपने आउटर ईयर के साथ। जैसा कि गर्ल्स करती हैं, वो एक नेचुरल चीज है कि उनको शौक होता है, लेकिन इतना इस हद तक नहीं इसमें करना चाहिए। मेरा ख्याल है इसके कोई नुकसान भी होंगे मेडिकली अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। अच्छा जी, पिन्ना के बारे में वो बता रहा है कि द विजिबल पोर्शन दैट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज द ईयर, जिसको हम कान कहते हैं, हेल्प लोकलाइज साउंड सोर्सेज डायरेक्ट साउंड इनटू द एयर। ये लोकलाइज करता है साउंड सोर्सेज को, और जो है डायरेक्ट साउंड जो है यहाँ से गुजर के अंदर हमारे कान में जाती है। उसके बाद है जी एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स एक्सटेंड फ्रॉम द पिन्ना टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अच्छा जी, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स जो होता है ना वो कान के आउटर पार्ट से लेके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन यानी ईयर ड्रम तक होता है। अबाउट 26 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है, एंड 7 mm इज द डायामीटर, और इसकी जो चौड़ाई हम जो कह सकते हैं वो 7 mm होती है एक अडल्ट के कान में। साइज एंड शेप वेरी अमंगस्ट इंडिविजुअल। वो कहता है कि इसका साइज जो है वो अक्सर लोगों में डिफरेंट होता है। प्रोटेक्ट्स द ईयर ड्रम, ये ईयर ड्रम को प्रोटेक्ट करता है। ये एज अ रेजोनेटर काम करता है, प्रोवाइड अबाउट 10 डेसिबल ऑफ गेन टू द ईयर ड्रम एट अराउंड 33 हर्ट्ज। और ये 10 डेसिबल की जो साउंड है ना उसको ऑलमोस्ट 3300 हर्ट्ज तक जो है ना वो ईयर ड्रम के अराउंड इसको डिलीवर करता है। सिरूमन, द पर्पज ऑफ वैक्स, ये हमारे पास वैक्स जैसे उस दिन भी हमने बात की थी। ईयर वैक्स जो है वो कान के अंदर डस्ट हो गई, मट्टी हो गई, इसके अलावा जो है जैसे कोई मक्खी है या मच्छर है उनको जाने से रोकती है। अगर वो चले भी जाएं तो वो कान के अंदर नहीं जा पाते ईयर वैक्स होने की वजह से। ईयर वैक्स जो है उसकी वजह से हमारा कान जो है अंदरूनी कान खासतौर पे हमारा मिडल ईयर इनर ईयर के जो पार्ट्स हैं वो सेव रहते हैं। इसलिए जो है अनटिल और अनलेस, जैसा कि उस दिन मैंने एसन से स्पेशल पूछा था कि आपका एक्सपीरियंस है तो आप शेयर करें, तो उन्होंने कहा था कि मैडम जब तक किसी को कोई तकलीफ ना हो, उलझन ना हो, तब तक इसको साफ नहीं करना चाहिए। सो यहाँ पे वो पर्पस ऑफ वैक्स का उन्होंने यही बताया। आपको पता है कि हम जब वजू करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपनी छोटी उंगली से जब कान साफ करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो ईयर वैक्स कुछ हद तक साफ हो जाती है। बाकी जो उसका बाकी हिस्सा होता है, अगर कोई कभी वो बहुत ज्यादा भी हो जाए तो नहाने से भी वो साफ हो जाती है। ठीक है, कुदरत ने ऐसा निजाम रखा है। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि कान में जो है वो कोई बारीक चीज जो है वो इंसर्ट नहीं करनी चाहिए, और ना ही जो है जैसे लोग अक्सर सरसों का तेल डाल देते हैं, ये भी नहीं करना चाहिए। मिडल मिडल ईयर में हमारे पास होते हैं जी टिम्पैनिक कैविटी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और जो 3 हड्डियां होती हैं जिनको ओसिकल्स चेंज कहते हैं। इसके अलावा इसमें मिडल ईयर मसल्स होते हैं, यूस्टेशियन ट्यूब होती है और मेस्टाइड होती है, ये इसके मेन पार्ट्स हैं। फंक्शन ऑफ द मिडल ईयर का फंक्शन क्या होता है जी? वो पिन्ना जो बाहर आउटर ईयर का पार्ट है, जब वो साउंड कलेक्ट करता है
और वहाँ से गुजर के जब वो ऑडिटरी मीटर से गुजर के जब वो मिडल ईयर में आती है, वहाँ से वो साउंड कंडक्शन करता है और उसके बाद साउंड को एम्पलीफाई करके जो है वो उसके बाद उसको इनर ईयर में भेजता है। मिडल ईयर के यहाँ पे हमारे पास उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं। ये इसको इन डेप्थ मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसको हम कान का पर्दा भी कहते हैं, ईयर ड्रम भी कहते हैं, कई जगहों पे इसको ड्रम हेड भी कहते हैं। ये बड़ा नाजुक सा एक झिल्ली सी होती है, जैसे आपको इस तस्वीर में भी नजर आ रही है। जैसा कि पहले भी बात हो रही थी कि अगर हम कान में कोई बारीक चीज इंसर्ट करें तो ये फट भी सकता है, रैप्चर हो सकता है। अक्सर लोगों का जो है वो पैदाइशी में भी किसी का रैप्चर हो या किसी का बाद में हो, सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हमें डिफरेंट चीजें जैसे मैंने पहले बताई उनसे अवॉइड करना चाहिए। ये क्या हुआ जी, स्लाइड ब्लैंक हो गई। अच्छा जी, मिडल ईयर में हमारे पास यूस्टेशियन ट्यूब भी होती है। यूस्टेशियन ट्यूब कनेक्ट्स द फ्रंट वॉल ऑफ द मिडल ईयर विद द nasopharynx. The eustachian tube also operate like a valve which opens during swallowing and yawing. अच्छा, वो कहता है कि जब हम swallow करते हैं ना, कोई चीज खाते हैं या फिर हम yawn करते हैं, तो उस दौरान यूस्टेशियन ट्यूब जो है ना वो एक वाल्व के तौर पे काम करती है। यूस्टेशियन ट्यूब जो है वो मिडल ईयर का एक बड़ा अहम पार्ट है और यूस्टेशियन ट्यूब उसको जो है इनर ईयर से जो है वो कनेक्ट करती है। अच्छा जी, ये तीन जो हड्डियां होती हैं ये उनकी यहाँ पे तस्वीर में फॉर्मेशन दिखाई गई है, जिनको ऑसिकल्स चेन भी कहते हैं। और इन तीन हड्डियों के जो नाम है वो है मैलियस इंकस स्टेपिस। इसको हम अगर आपको मुश्किल होती है इनकी तरतीब को याद करने में, तो इसको आप जो है MIS मिस के नाम से जो है माइंड में रख सकते हैं, मैलियस इंकस और स्टेपिस। ये इसके अलावा जो है ये जो है ट्रांसफॉर्मर या एम्पलीफायर के तौर पे जो है मिडल ईयर हमारा काम करता है। मैं कोशिश करूँ कि आगे पूरे कान का स्ट्रक्चर अगर है तो वो आपके सामने हो जाए। मिडल ईयर में इसके अलावा जी मसल्स होते हैं, और ये मसल क्या काम करते हैं, ये मेंटेन करते हैं जो ओसिकल्स चेन है या जो हमारी दरमियानी कान की तीन हड्डियां हैं उनको प्रॉपर पोजीशन में रखने के लिए जो मिडल ईयर के मसल्स हैं वो काम करते हैं। अच्छा जी, ये मेस्टॉइड है। मेस्टॉइड ये भी मिडल ईयर का पार्ट है। जैसा कि आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है, ये जो कान के पीछे ये जो हिस्सा है, ये जो यहाँ पे बैक साइड पे ये हिस्सा जहाँ पे मेरा ये रेड डॉट है, मेस्टॉइड। और ये जो यहाँ पे इंसानी ढांचे की शक्ल दिखाई गई है और ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है इनर ईयर। और इनर ईयर में हमारे पास होती है जी वेस्टिबुलर सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं और कोक्लिया होता है। फंक्शंस क्या है जी इनर ईयर के, ये जो बाहर से कन्वर्ट करता है मैकेनिकल साउंड वेव्स को न्यूरल इम्पल्सेस में, जिनको हम ब्रेन जो है जिसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। और इसका जो बेसिक फंक्शन है इनर ईयर का वो ना सिर्फ हेयरिंग है, मतलब आवाज को सुनना है, बल्कि बैलेंस को भी बरकरार रखना है। कोक्लिया जी मिडल ईयर का बड़ा अहम पार्ट है। कोक्लिया रिजेंबल्स अ स्नेल शेल, ये एक स्नेल शेल की तरह होता है एंड स्पाइरल्स फॉर अबाउट 2-3-4 टन अराउंड अ बोनी कॉलम। मतलब ये इस शेप में होता है, मतलब यहाँ पे इसकी प्रॉपर शेप उस तरह से नजर नहीं आ रही, लाइक सर्कल है, सर्कल के गिर्द पे सर्कल लगाते जाए लगाते जाए लगाते जाए। और कोक्लिया के अंदर वो कहता है कि 3 कैनाल्स होती हैं, ये उनके 3 नाम है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ये कोक्लिया के मजीद पार्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। इतनी डेप्थ में हमने नहीं जाना, मैंने सिर्फ आपको मेजर पार्ट्स बताने के लिए ये प्रेजेंटेशन अपलोड की थी। ये आज का हमारा मेजर टॉपिक नहीं है। अच्छा जी, वेव्स कैसे ट्रेवल करती हैं ये उन्होंने उसको बताया है कान के अंदर। और अच्छा जी, ये कोक्लिया के अलावा हमारे इनर ईयर में ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जिसको क्रेनियल नर्व कहते हैं या इसको एट नर्व भी कहते हैं, ये इनर ईयर से फिर हमारे ब्रेन के साथ अटैच होती है।
सो मेन जो पार्ट इनर ईयर में है वो ये दो ही है, कॉक्लिया और एक नर्व या क्रैनियल नर्व। ये आपने माइंड में रखने हैं। इसके अलावा जी उसमें एक स्पाइरल गैंग्लियन भी होता है इनर ईयर में। स्लाइड्स को क्या हुआ, आगे नहीं जा रही। सेंट्रल ऑडिटरी पार्ट, मतलब साउंड वेव जो है पिन्ना से कलेक्ट होके ईयर ड्रम से ऑसिकल्स चेन तक आई है, मिडल ईयर के मसल से होके वो उसके बाद जो है इनर ईयर में कोक्लिया में और एक नर्व से गुजर के वो सेंट्रल और ऑडिटरी पास से गुजर के जो है वो इंसान के ब्रेन तक जाती है और इस तरह से हम सुनते हैं। सो ये था जी। तनाजीज आप खामोश हो जाया करें प्लीज, आपने सबके सलाम का भी जवाब देना जरूरी होता है। मैं थोड़ा सा खामोश हुई थी इसलिए शायद आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। तनाजीज कल वाली धमकी याद है आपको? अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये जस्ट आपको एक ओवरव्यू देना था। अब जो है अगर प्रेयर ब्रेक किसी ने नहीं ली, सब लोग क्लास में हैं, तो मैं चाह रही थी कि आपको ब्रेक दे दूं। अगर आपने करनी है तो बता दें जी स्टूडेंट्स। अगर कोई प्रेयर ब्रेक पे नहीं गया मेरे ना जाने की वजह से, तो अगर आप करना चाह रहे हैं प्रेयर ब्रेक तो बता दें, अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, मैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन अपलोड कर दूं, फिर मैं आपके कमेंट्स देखती हूँ। अच्छा ये भी जो है मैंने आपको टाइप्स ऑफ टेस्ट प्रोसीजर्स बताने थे, इनका भी जस्ट ओवरव्यू करना है। यूनिट 2 का पार्ट है। मैं आज थोड़ा सा चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ। पहले भी वैसे हमने काफ़ी रिपीटेड चीज़ें पढ़ी हैं, लेकिन नेक्स्ट आज से ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें बार बार रिपीट हों। ये अभी मैं आपको टाइप्स ऑफ टेस्ट प्रोसीजर्स जो है वो उनका एक कुछ रिमेनिंग पार्ट रहता था और कुछ चीज़ें रिवीजन हो जाएंगी, इसकी मैं आपको वो थोड़ा सा बताना चाह रही थी। अच्छा जी, हियरिंग टेस्ट फॉर चिल्ड्रन है, ये काफ़ी मेरा ख्याल है लेंथी प्रेजेंटेशन है ये वाली। ये जस्ट एक गो थ्रू करने के लिए ये थोड़ा सा प्रिंसिपल ऑफ हियरिंग बताया है। जैसे कि उस दिन भी हमने पढ़ा था कि दो तरीकों से जो है वो हम प्योर टू ऑडियोमेट्री भी करते हैं, या इंसान दो तरीकों से सुनता है जिसमें हम प्योर टू ऑडियोमेट्री भी करते हैं, एक बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन। और बोन कंडक्शन जो है वो मेस्टाइड बोन से होती है। यूनिट्स फॉर मेजरिंग साउंड एक्सपोजर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डेसिबल यानी डीबी जो है वो साउंड प्रेशर के लेवल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि हियरिंग थ्रेशोल्ड 0 dB है। इसी तरह से जब पत्ते सरसराते, इस पत्तों की जो सरसराहट है वो 20 dB की साउंड होती है, ठीक है। हियरिंग थ्रेशोल्ड वो होता है जी हमारे कान के अंदर जो हम बिल्कुल हल्का सा मिनिमल एक रिस्पॉन्स या कोई फील करते हैं साउंड, वो होती है 0 डेसिबल। विस्पर इन एन एयर, मतलब आप कान में जब किसी के सरगोशी करते हैं ना, तो वो साउंड होती है बच्चों 30 डेसिबल्स की, ठीक है। जो हमारी नॉर्मल स्पीच है जिस पे मैं अभी बोल रही हूँ, मेरी तो शायद थोड़ी पिच भी हाई है और मैं थोड़ा तेज बोलती हूँ, मेरी हो सकता है 80 dB तक हो, लेकिन आप लोग जैसे नॉर्मल स्पीच में आप लोग बात करते हैं तो वो 60 dB की होती है। जो हमारी कार्स और व्हीकल्स होती हैं वो उनकी जो यूजुअली साउंड है ना वो क्लोजर ऑब्जर्वर के लिए, मगर आप उनके नज़दीक खड़े होके ऑब्जर्व करें तो उनकी जो होती है ना साउंड वो 60 to 100 डेसिबल होती है। एयरप्लेन जब आप किसी हवाई अड्डे पे खड़े हो, दूर नहीं नजदीक खड़े हो, तो जब वो टेकिंग ऑफ करता है तो उस वक्त जो उसकी साउंड है वो 120 dB की होती है। अब आप देखें कि जो एयरप्लेन है जब वो टेक ऑफ करता है उसकी अच्छी खासी साउंड होती है, सो 120 dB इज अ वेरी हाई साउंड। इसी तरह से कार्स और व्हीकल की स्टार्ट होने की भी जो आवाज है या जब वो चलती हैं तो वो भी एक अच्छी हैवी साउंड होती है। पेन थ्रेशोल्ड जो होता है जी वो 120 से 140 dB तक होता है। आवाज कट रही है, मैं तो मेरा माइक वगैरह तो ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, ये हेयरिंग लॉस ग्रेड्स हैं कुछ, उन्होंने अगेन वही सवेयर माइल्ड मॉडरेट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम चीजें रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। वाई हेयरिंग टेस्ट आर इम्पोर्टेंट? हेयरिंग टेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उनकी मदद से हमें
हेयरिंग लॉस के लेवल्स और टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस वो पता चलता है, इसलिए हेयरिंग टेस्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हेयरिंग लॉस क्या होता है जी, आपको पता है? प्रिवेलेंस ऑफ हेयरिंग लॉस वो कह रहा है कि 1 to 3 पर 1000 infants will have permanent sensory neural hearing loss। 1000 में से 1 से 3 जो इन्फेंट्स है ना, यानी जो बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, शीरख्वार बच्चे, उनका लाजमी जो है ना वो परमानेंट सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के साथ होंगे। ये एक ओवरऑल जो है उन्होंने एवरेज बताई है, साथ ही नीचे रेफरेंस भी दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ हेयरिंग लॉस इसको मैं नहीं पढ़ूंगी, आपको पता है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है जी, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है, मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है। Why is early identification of hearing loss important? Early identification जितनी जल्दी हो जाएगी उतनी जल्दी हम जो है, अगर उस बच्चे की रेजिडुअल हेयरिंग यानी बाकी मानदा हेयरिंग है, समात उसकी है, तो उसको उसका फायदा उठा सकेंगे और उतनी ही जल्दी हम उसके लिए जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट कर सकेंगे, जिसके साथ हम उसके हेयरिंग लॉस के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं उनको मिनिमाइज कर सकें, उसकी स्कूलिंग स्टार्ट कर सकें। डायग्राम वाली स्लाइड कौन सी डायग्राम वाली स्लाइड? ये वाली? इरम सलीम कौन सी डायग्राम वाली स्लाइड? मैंने जो पहली प्रेजेंटेशन अपलोड की थी उसमें भी डायग्राम थी, अभी इसमें भी है। पिछली वाली कह रही है जिसमें ईयर स्ट्रक्चर था। ओके जी, साइंस ऑफ हियरिंग लॉस। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है एज अ टीचर। अच्छा इरम सलीम, वो मैं एंड पे आपको शो करती हूँ, क्योंकि अभी मैं काफी स्लाइड्स आगे आ गई हूँ, वो स्टार्ट में थी। अच्छा जी स्टूडेंट, साइंस ऑफ हेयरिंग लॉस, वैसे आपके पास वो डाउनलोड आप इसको कर सकते हैं, आप उसको खुद भी देख सकते हैं, मैं अगेन उसको रिपीट कर दूंगी, ठीक है? आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है। अच्छा जी, साइंस ऑफ हेयरिंग लॉस स्टूडेंट्स, आपने कल को इंशाल्लाह टीचिंग करनी है सबने, तो जब आप लोग क्लासरूम में टीचिंग कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आपके पास, फर्ज करें कि आप नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों को टीच कर रहे हैं, ठीक है? तो रिकनेक्ट करूं? ओके जी, वेट प्लीज। जी स्टूडेंट्स, अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? ओके जी, मैं कह रही थी कि आप लोग अगर टीचिंग करते हैं या इवन जनरल एजुकेशन में भी आप लोग टीचिंग करते हैं, तो साइंस ऑफ हेयरिंग लॉस आपको कैसे पता चल सकता है? कुछ ऐसी चीजें हैं जो जनरल ये बातें हैं कि जी इस बच्चे को हेयरिंग लॉस हो सकता है। लिमिटेड, पुअर और नो स्पीच। अगर किसी बच्चे की बहुत लिमिटेड, मतलब बहुत कम उसकी स्पीच है, या पुअर है, या टोटली वो बोलता ही नहीं है, म्यूट है। अब आप देखिए अगेन इस चीज का ताल्लुक जो है लिजनिंग से है। जब तक आपकी लिजनिंग डेवलप नहीं होगी आपकी स्पीच डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि इंसान का बच्चा जब पैदा होता है वो पहले 8 से 9 माह 10 माह तक पहले वो सुनता है। फिर जब वो सुनता है आवाजों को तो उसको समझता है, उसके ब्रेन में जाके वो सारी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद फिर जो है वो इस काबिल होता है कि वो जो है बोल सके उन आवाजों को, चाहे वो इमिटेशन से बोलता है, चाहे वो रेपिटेशन से बोलता है, चाहे वो बार बार प्रैक्टिस करने से उसकी मदर उसको प्रैक्टिस करवाती है तब बोलता है। जब आप देखते हैं कि आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो बिल्कुल भी नहीं बोलता, या जिसको बोलने में काफी दिक्कत हो रही है, या उसकी स्पीच बहुत लिमिटेड है, वो 3-4 अल्फाज बोलता है, इससे ज्यादा वो कुछ बोलता नहीं है, वहां पे फिर आपको डाउट होना चाहिए कि मे बी कि इसकी हेयरिंग चेक करवा ली जाए, इसकी हेयरिंग में कोई मसला हो। ये मैं एक स्पेशल स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बच्चों की क्लास की बात कर रही हूँ, जिसमें जनरल एजुकेशन में सब बच्चे आपके पास बैठे हों। आप लोगों का ये एक्सपीरियंस हो सकता है। जैसे मेरे पास अभी कल मुझे एक टीचर मिलने के लिए आई, वो अमेरिकन लाइफ स्टाफ में टीचर थी, उनकी बहन के बेटे के साथ ये मसला था। उन्होंने हमसे आके डिस्कस किया।
आई डोंट नो, मैं तो बोल रही थी लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं डिस्कनेक्ट ऑटोमेटिकली कैसे होगी। आज शायद वेबसाइट मसला कर रही है, मेरे नेट में कोई मसला नहीं है। मैं बोल रही थी, मैं तो अपनी तरफ से मैंने इतनी बड़ी आपको एग्जांपल दे दी है। खैर, हम बात कर रहे थे कि अगर हम बात करें यहाँ पे स्पेशल बच्चों की क्लास की बात नहीं कर रहे। मेरी आवाज नहीं आ रही थी क्या? सबको मेरी आवाज नहीं आ रही? काइंडली ये बताइएगा। आ रही है। ओके जी, लिमिटेड पुअर और नो स्पीच की सूरत में हमें डाउट होना चाहिए कि उनकी हियरिंग में कोई मसला है। फ्रीक्वेंटली इनअटेंटिव, अगर बच्चे आपकी किसी बात पे तवज्जो ना दें, आप उनको बार बार अटेंटिव करने की कोशिश करें, तो उस सूरत में भी जो है आपको ये चेक करवा लेना चाहिए कि आप उनकी हियरिंग असेसमेंट करवा लें। डिफिकल्टी लर्निंग, अगर उन्हें पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही है, आप देखें कि लर्निंग का ताल्लुक थॉरली आपकी सेंसेस से है और उसमें हेयरिंग की सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर उनको लर्निंग में कोई क्लास में डिफिकल्टी हो रही है, मसलन अगर आप बोर्ड पे कोई चीज लिख के उनको पढ़ा रहे हैं, आपने कोई काउंटिंग लिखी है या आपने अल्फाबेट्स लिखे हैं, आप कॉलम मैचिंग करवा रहे हैं, वो बच्चा जो है या एक या दो बच्चे जो भी हैं, वो उनको जो है आप बोल के पढ़ा रहे हैं तो वो उसको सीख नहीं पा रहे, उनको दिक्कत हो रही है, वो समझ नहीं पा रहे, तो आपको जो है एहतियातन जो है उसकी हियरिंग असेसमेंट भी करवानी चाहिए। नहीं जी, जो तोतले होते हैं वो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, उसका ताल्लुक हियरिंग से नहीं है। जो तोतले होते हैं वो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, इसका ताल्लुक हेयरिंग से नहीं है। ये किसी और वजह से होता है, इसमें हेयरिंग से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इवन जो हकलाते हैं, हकला के बोलना, या जो फ्लुएंसी जिनकी स्पीच में नहीं होती, रुक रुक के बोलते हैं, आई थिंक उसी को हकलाना कहते हैं। एक तो मुझे उर्दू मीनिंग नहीं आते हर वर्ड के, क्योंकि मैंने इंग्लिश में सारी ये स्टडी की है इन अल्फाज को। सो तोतलापन जो होता है वो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, और वो एक जो है स्पीच डिसऑर्डर है। ठीक है, आप अगर आपने कभी डिसऑर्डर पढ़े हो, मेरा ख्याल है आपका स्पीच का कोर्स भी एक है, आपने उसमें डिसऑर्डर पढ़े होंगे। उसमें लैंग्वेज डिसऑर्डर सेपरेट होते हैं, स्पीच डिसऑर्डर सेपरेट होते हैं। जो स्पीच डिसऑर्डर हमारे पास होते हैं वो होता है जी, एक होता है फ्लुएंसी डिसऑर्डर होता है, एक उसमें होता है आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होता है, और थर्ड वन जो है थर्ड वन कौन सा था ये मेरे माइंड में भी नहीं आ रहा। इसके अलावा जी लैंग्वेज डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर और एक होता है रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, और तीसरा हम जिसको एफेजिया कह सकते हैं। आप लोगों ने स्पीच का कोर्स पढ़ा है? मेरा ख्याल है आप लोगों के स्पीच का कोर्स भी शायद है इस सेमेस्टर में। वो कौन पढ़ा रहा है आपको स्पीच का कोर्स? जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके जी, उसके बाद हमारे पास मैंने आपको जैसा कि बताया कि तोतलापन जो है वो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर है, उसका हियरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। वो किसी को भी हो सकता है, जैसे किसी मेंटली रिटार्डेड बच्चे को हो सकता है, वो किसी लर्निंग डिसेबिलिटी के साथ जो बच्चा है जिसको डिसलेक्सिया होता है, वो हो सकता है उसको। मोहम्मद वलीद, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मुझे नहीं समझ लगी, आपने क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है। अच्छा जी, उसके अलावा ये है सेम्स टू नीड हायर टीवी वॉल्यूम, मतलब अगर वो टीवी की आवाज बहुत ऊंचा करके फिर सुन रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, तब भी हमें उनकी हियरिंग पे जो है वो असेसमेंट करवानी चाहिए। फेल्स टू रिस्पॉन्ड कन्वर्सेशन लेवल स्पीच, अब आप देखें कि जब आप आम आम रूटीन में जब हम आपस में बात करते हैं, हमारा जो स्पीच लेवल है वो नॉर्मल होता है, मतलब हम आहिस्ता बात करते हैं, हम बहुत ऊंचा बात नहीं करते, शाउट नहीं करते अनटिल और अनलेस उसकी जरूरत ना पड़े। तो उस सूरत में भी जब बच्चा आम रूटीन की जो नॉर्मल पिच की जो साउंड है वो ना समझ रहा हो, तो उस सूरत में भी जो है बच्चे की हेयरिंग को कोई प्रॉब्लम हो सकता है। आंसर इनअप्रोप्रिएट, अगर बच्चा आपकी बात सुन के इनअप्रोप्रिएट जवाब दे, गैर मुकम्मल जवाब दे या प्रॉपर जवाब ना दे, तो इट मीन्स कि उसको बात समझने में मसला हुआ है, तो मीन्स कहीं सुनने में कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है, फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू हिज और हर नेम, और अगर वो अपने नाम पे भी रिस्पॉन्ड नहीं ना कर रहा, तो इट मीन्स टू से कि उसकी वाकई हियरिंग में कोई मसला है। इजीली फ्रस्ट्रेटेड व्हेन देयर इज लॉट ऑफ बैकग्राउंड नॉइज, इजीली वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, वो तंग आ जाता है, वो इरिटेट होता है जब बैकग्राउंड नॉइज जो है वो बहुत ज्यादा हो। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल दूं, एक रूम
में 10 लोग बैठे हैं, वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, 2 लोगों ने उसमें से आपस में एक दूसरे से बातचीत करना शुरू की तो पीछे 8 लोग तहका लगा रहे थे, वो हो जाएगा बैकग्राउंड नॉइज। तो वो जो 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, तो उनमें से जब एक को दूसरे की बात उस बैकग्राउंड नॉइज की वजह से समझ नहीं आएगी, तो अल्टीमेटली वो फ्रस्ट्रेट होगा, वो इरिटेट होगा। लेकिन इस सूरत में जब इस बच्चे को हियरिंग लॉस है, हम उसके साइंस देख रहे हैं, वो ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा अटेंशन पे करनी पड़ती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर मेरे बैकग्राउंड में इस वक्त बहुत ज्यादा नॉइज हो, तो मेरी बात को समझने के लिए आपको एक्स्ट्रा अटेंशन पे करना पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए फिर इंसान जो है या वो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो जब उसकी फ्रस्ट्रेशन को हम देखेंगे तो इट मीन्स टू से कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज और हर हियरिंग। अच्छा, ये जो अभी मैंने पॉइंट आपको बताया कि वो अपने नाम को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसकी छोटी सी मिसाल मैं आपको देती हूँ। कल मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई, वो बाय चांस हमारे कॉलेज आई थी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। मेरी प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि आप इनको थोड़ा सा गाइड करें। उन्होंने कहा कि उनकी बहन का बेटा है, वो 8-8 9-9 बार उसका नाम लेते हैं, इब्राहिम बात सुनो, इब्राहिम बात सुनो। वो 6 साल का है, वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। इसके अलावा उन्होंने मुझे बताया कि वो हाइपर एक्टिव है। इसके अलावा उन्होंने मुझे बताया कि उसकी सोशलाइजेशन बहुत पुअर है, वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। कुछ सिम्टम्स उन्होंने मुझे बताई। अब वो ये पूछना चाह रही थी कि इसके लिए क्या स्कूलिंग बेहतर है। वो रूट स्कूल इस्लामाबाद में पढ़ता है, रूट स्कूल इंटरनेशनल जी इस्लामाबाद का बहुत महंगा स्कूल है। कहती है कि आए दिन वो बच्चों को मारता है, हाइपर एक्टिव है। सो जो है उसका जो मसला है, आए दिन मीटिंग्स होती हैं, वो लोग पेरेंट्स को बुलाते हैं और मीटिंग्स होती हैं, कंप्लेन होती है, वो लोग कहते हैं इसको स्पेशल स्कूल में दाखिल करवाएं। मैंने उनसे कुछ क्वेश्चनिंग की, मैंने कहा वो उसकी कुव्वत समात ठीक है। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, क्यों? मैंने कहा वो बोलता ठीक है। कहती है उसका तो एक्सेंट भी यूके वाला है इंग्लिश का, क्योंकि मोबाइल और टैब पे वो डिफरेंट म्यूजिक वगैरह या जैसे वो कार्टून स्टोरीज वगैरह बच्चे देखते हैं, तो वो बड़े तरीके से इंग्लिश एक्सेंट उसका बड़ा आला किस्म का है। मैंने जब मुझे पता चला कि उसकी सोशलाइजेशन भी पुअर है, वो बच्चों को मारता है, वो हाइपर एक्टिव है, तो मेरे जहन में 3 चीजें आई कि उसको ये डिसेबिलिटी हो सकती है। हियरिंग लॉस तो बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि एक तो वो बोलता बहुत अच्छे से है, सुनता वो है, लेकिन नाम पे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हियरिंग में कोई मसला है। वो अटेंशन नहीं देगा, ठीक है। इंट्रोवर्ट नहीं जी, वो तो यहाँ एडीएचडी है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जिसको होता है, या वो जो है ऑटिज्म के साथ है, या उसको कोई बिहेवियर इशू हो सकता है। ये 3 मैंने उनको बातें बताई। उन्होंने कहा काइंडली आप मुझे बताएं कोई लाहौर में या इस्लामाबाद में कोई इस तरह से अच्छा इदारा हो जहाँ उनकी असेसमेंट हो सके। फिर मैंने उनको खैर कुछ चीजें बताई। सो हम ये चीजें देख के हमें अंदाजा हो सकता है कि उस बच्चे को नहीं, ऐसा मैं एग्री नहीं करती हूँ। ये जो अभी आपने ऑटिज्म का बताया ना, मैंने ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम किया हुआ है। ऑटिस्टिक बच्चों की स्पीच जो है वो इतनी नहीं होती जितना वो मुझे बता रही थी ना, कि वो बच्चा पूरे पूरे जुमले बोल लेता है इंग्लिश में। मामा आई वांट दिस, मतलब बड़े स्टाइल से वो बोल के बता रही थी। अभी बच्चे को मैंने देखा नहीं था। ऑटिस्टिक के जो जितने मैंने केसेस देखे हैं ना, तकरीबन 10-12 तो मैंने देखे हैं केसेस, उनमें स्पीच नहीं थी। अगर थी तो बहुत कम थी, पूरा जुमला वो बच्चे नहीं बोल सकते थे। ऑटिस्टिक हो सकता है, मैंने सेकंड ऑप्शन पे ऑटिज्म को रखा था, फर्स्ट ऑप्शन पे मैंने एडीएचडी को रखा था कि एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। और मैंने उनसे कहा था कि उस पर स्पेशल का लेबल ना लगाइएगा, उसको जनरल एजुकेशन में पढ़ाएं। हाँ, उसके कुछ सेशन रखवा लें, उसकी असेसमेंट करवा लें, तो उसके जो है ना उसको स्पेशल स्कूल में ना भेजिएगा, वरना उसकी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। ओके जी, ये हमने थोड़े से अर्ली साइंस पढ़े थे, अब जल्दी से गो थ्रू करते हैं चीजें। मैं आपको बताया था कि रिपीट कर रही हूँ मैं। स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? अभी मैंने बोला है, आपको आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही? फिर आपने कैसे सुन लिया मैंने बोला आवाज आ रही है?
आई थिंक स्टूडेंट्स आज वेबसाइट में मसला हो रहा है। मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई यहाँ पे मौसम खराब नहीं है, कोई इंटरनेट पे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इससे पहले भी क्लास ली है, मैंने इससे पहले भी क्लास ली है 2 आवर्स की, वो बड़ी स्मूथली रन हुई है। आई थिंक सो कल डॉक्टर जाहिद मजीद एक हैं इस्लामाबाद में हमारे टीचर हैं, वो भी ये क्लासेस लेते हैं। कल वो भी कह रहे थे कि वेबसाइट में मसला आ रहा है, हालांकि वो वहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तो उधर भी मसला था। तो अब ये देखे स्लाइड आगे नहीं जा रही, मेरे पास शो नहीं हो रही। स्लाइड नंबर 14 को पता नहीं क्या हुआ है। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद वेबसाइट। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास कुछ उन्होंने बताए हैं स्पीच, हम इसको जल्दी से गो थ्रू करते हैं क्योंकि मैंने अपने मेजर जो हमारा टॉपिक है मेन आज उस पर जाना है। हेयरिंग एड की टाइप्स हमने पढ़नी है। स्पीच लैंग्वेज ऑडिटरी माइलस्टोन है जी, इन बच्चों की स्पीच लैंग्वेज और उसकी जो संवाद है वो किस तरह से डेवलप होती है डिफरेंट टाइम पीरियड में, ये वो है, आप इसको देख लीजिएगा। ये उसके बाद ऑडिटरी पाथ फेज है, ये बेसिकली मैंने आपको देने के लिए स्लाइड अपलोड की थी। व्हेन टू टेस्ट हेयरिंग, हेयरिंग का टेस्ट जो है हम कब कर सकते हैं, ये डिफरेंट टाइम पीरियड जो है वो बताए गए हैं कि हेयरिंग टेस्ट जो है किस किस एज में हो सकते हैं। न्यू बोर्न हेयरिंग स्क्रीनिंग भी हो सकती है, जैसे हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था, चीजें रिपीट हो रही हैं। ये न्यू बोर्न हेयरिंग स्क्रीनिंग की कुछ तस्वीरें उन्होंने दिखाई हैं, जैसे हमने कल OAEs, ABR, ASSR ये सब हमने पढ़े थे। ये सेम वही चीजें हैं जो हमने कल स्टडी की थी। ये वही टेस्ट है जो हमने ASSR कल पढ़ा था, ABR भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा जी ये एक मिडल ईयर मसल रिफ्लेक्स होता है, ये भी एक उसकी टाइप है। हियरिंग टेस्ट फॉर द इन्फेंट, जो छोटे बच्चों के लिए हम करते हैं, जैसे मैंने आपको कल बताया भी था। प्ले ऑडियोमेट्री, जैसे कि आपको एसन ने भी बताया था कि वो छोटे बच्चों के साथ वो प्ले ऑडियोमेट्री करते हैं। ये विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री है कि मतलब उनको कोई चीज विजुअल चीज दिखा के उनको रीइंफोर्स करके फिर उनकी ऑडियोमेट्री की जाती है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, ये ऑडियोमेट्रिस्ट है या ऑडियोलॉजिस्ट है, पीछे बच्चे के पेरेंट्स या मदर उसकी बैठी हुई है और बच्चे को जो है उन्होंने सामने बिठाया हुआ है और कोई उनको रीइंफोर्सर दिखा के जो है उनको मोटिवेट किया जा रहा है और फिर उनको साउंड दे के उनका रिएक्शन जो है वो नोट किया जाता है। नेक्स्ट नहीं मसला है। खैर आपने इसको डाउनलोड किया हुआ है तो ये अच्छी बात है। ये क्या हुआ, ये जी विजुअल रीइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री थी। ये हियरिंग टेस्ट फॉर टोडलर, जिसमें प्ले ऑडियोमेट्री, मतलब उनको कोई प्लेइंग टास्क दे दिया जाता है फिर उनको साउंड दी जाती है। ये स्पीच ऑडियोमेट्री है, स्पीच ऑडियोमेट्री में स्पीच साउंड की मदद से जो है उनकी हियरिंग असेसमेंट की जाती है। और ये हेयरिंग जैसे कि यहाँ पे अगेन प्योर टोन ऑडियोमेट्री आ गई है। ये प्योर टोन ऑडियोमीटर, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको जो ऑडियोमीटर की तस्वीर दिखाई थी वो पुरानी थी, ये लेटेस्ट ऑडियोमीटर मीटर्स है जो आजकल काफी जगहों पे यूज हो रहा है। इसके बाद भी इसकी शेप में काफी डिफरेंस आया है। प्योर टोन ऑडियोमेट्री को हम बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। होप्सो के एसन ने आप सबको अपनी वो वीडियोस भी शेयर कर दी होंगी, उससे आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। बड़ी अच्छी डिटेल वीडियो थी, मैंने देखी थी, एक मैंने चलाई भी थी लेकिन वो थोड़ा सा वॉइस का एरर आ रहा था, सॉरी साउंड।
सा आज वेबसाइट में एरर आ रहा है, मैं अपनी साइड से बोली जा रही हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कब डिस्कनेक्ट होती हूँ। सो नो मिस्टेक ऑफ माइन, मेरी कोई गलती नहीं है, ये वेबसाइट का एरर है। अभी भी आपको आवाज आ रही है? आज मौसम भी खराब नहीं है, लेकिन आपने अगर ऐसा ग्रुप बनाया उसमें मुझे भी ऐड कर दें, लेकिन आप एक काम करें कि आप उसका लिंक इस ग्रुप में शेयर कर दें। जब आप लिंक शेयर करेंगे तो हर स्टूडेंट जो है वो उसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ टेस्ट है। हियरिंग टेस्ट फॉर चिल्ड्रन ओल्डर देन 3 to 4 ईयर, टेम्पैनोमेट्री, अकूस्टिक रिफ्लेक्स, थ्रेशोल्ड, ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ी हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए मैंने किया था। ये टेम्पैनोमेट्री है, ये हमने कल स्टडी किया था। इसके अलावा आपने एसन की वीडियो देखी होगी। टाइप्स ऑफ टेम्पैनोग्राम्स हैं जी, डिफरेंट टेम्पैनोग्राम के किस तरह से होते हैं। अकूस्टिक, जिसको स्टेप डायल रिफ्लेक्स मेजरमेंट भी कहते हैं, ये भी एक टाइप ऑफ टेस्ट है। फिजिकल वॉल्यूम ऑफ ईयर कैनाल है। नेक्स्ट है जी कॉजेज ऑफ हियरिंग प्रॉब्लम, ये कल हमें शाहनवाज ने बड़े अच्छे से समझाया था। ये सिर्फ एक रिपीट, एक प्रेजेंटेशन है, इसमें कोई वो न्यू चीज नहीं है। इनिशियल ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ये इस तस्वीर से आप देख सकते हैं कि आउटर ईयर से या ईयर ड्रम या टेम्पैनिक मेम्ब्रेन का मुआयना किया जा रहा है। ऐसा ना आप लिंक शेयर कर दें। इसके अलावा जी ये स्पीच टेस्ट है। इस स्पीच टेस्ट को डायग्राम्स की मदद से, तस्वीरों की मदद से वादा किया गया है। ट्यूनिंग फोक टेस्ट है, जिसको कल एसन ने भी अपनी वीडियो में बड़े अच्छे से एलेबोरेट किया था। उसके बाद है जी हमारे पास टीने टेस्ट एंड वेबर टेस्ट। इसके बारे में भी एसन ने आपको बताया था और उसकी वीडियो में भी आपने देखा होगा, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये इसके अलावा ये एक न्यू टेस्ट है, टेस्ट जिसको कहते हैं। ये पेशेंट की जो है क्या करता है, कंपेयर द पेशेंट बोन कंडक्शन टू दैट ऑफ द एग्जामिनर्स। ये बोन कंडक्शन के जरिए, बेसिकली इसके जरिए बच्चे पेशेंट को या बच्चे को टेस्ट किया जाता है। इफ द पेशेंट स्टॉप्स हियरिंग, अगर उसको आवाज आना बंद हो जाए बिफोर द एग्जामिनर, एग्जामिनर से पहले, दिस सजेस्ट अ सेंसरी न्यूरल लॉस। तो इससे मतलब होता है कि वो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। इफ द पेशेंट हियर्स इट लॉन्गर, अगर उसको ज्यादा लंबे अरसे तक आवाज आती रहे, देन द एग्जामिनर की निस्बत दिस सजेस्ट अ कंडक्टिव लॉस, तो उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। सो जी यहाँ तक ये था। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं। होप सो कि आप लोगों ने सबने इसको डाउनलोड कर लिया होगा। अब मैं आपको जो आज का हमारा मेन टॉपिक है मैं वो अपलोड कर देती हूँ। अभी हमने ईयर स्ट्रक्चर पढ़ा था, वो यूनिट 1 का हिस्सा था। जो हमने टाइप्स ऑफ टेस्ट प्रोसीजर्स पढ़े थे वो यूनिट 2 का हिस्सा था। अभी ये यूनिट 3 में क्या है, लेट मी चेक दिस। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो हियरिंग, टाइप्स ऑफ हियरिंग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो लेकिन मैं थोड़ा सा पहले उससे पहले चीजों को थोड़ा रिपीट करना चाह रही थी और आपको कुछ न्यू मैंने प्रेजेंटेशन देनी थी, इसलिए मैं इनको अपलोड कर रही हूँ। स्टूडेंट्स प्लीज वेट, आई एम इन द क्लास। ये फाइल अपलोड हो रही है, फिर आप इसको डाउनलोड कर दीजिएगा। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये स्पीच ऑडियोमेट्री, द बेसिक मास्किंग एंड एडवांस स्पीच टेस्ट, ये बेसिकली मैंने आपको अपलोड इसलिए किए ताकि आप लोग इसको डाउनलोड कर लें। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीच टेस्ट बताए गए हैं, जिसके वजह से हम हियरिंग असेसमेंट करते हैं। थ्रेशोल्ड टेस्ट है, सुप्रा थ्रेशोल्ड टेस्ट है और स्पीच एंड नॉइज टेस्ट है। ये आप डाउनलोड कर लें और इसको आपने स्टडी करना है। ये जस्ट मुझे अच्छी लगी थी प्रेजेंटेशन, तो इसलिए मैं आपको दे रही हूँ। इसमें डिफरेंट टेस्ट ही बताए गए हैं और थोड़ा सा मास्किंग के बारे में ही बताया गया है कि डिफरेंट तरह से हम जब हियरिंग की असेसमेंट करते हैं। उसमें एक सैट टेस्ट है, सुप्रा थ्रेशोल्ड टेस्ट है, WRS है। ये हमारे इस यूनिट का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है, ये मुझे प्रेजेंटेशन अच्छी लगी थी तो इसलिए मैंने अपलोड की है। ये आप डाउनलोड कर लें, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है, मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो इसको आप डाउनलोड कर लें और हम अब चलते हैं जी अपने मेन टॉपिक की तरफ। क्या सब बच्चों ने
डाउनलोड कर लिए काइंडली मुझे ये बता दें। माशाल्लाह से आज तो जी 52 स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में, वेरी गुड जी। 51। क्या सबने डाउनलोड कर ली है ताकि मैं जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ जा सकूं? जी स्टूडेंट्स, मैं अपनी जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी प्रेजेंटेशन अपलोड कर लूँ, फिर हम उसको स्टडी करते हैं और फिर आपका क्विज होगा इंशाल्लाह। कल वैसे क्विज के काफी क्वेश्चंस हुए थे। आज की चौथी प्रेजेंटेशन है। आज मैंने आपको बस ढेर सारी प्रेजेंटेशन ही देनी है जो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं। अच्छा जी, ये एक टॉपिक भी है एक यूनिट के अंदर, रीडिंग एंड ऑडियोग्राम। एक ऑडियोग्राम को हम कैसे रीड कर सकते हैं, ये छोटा सा एक ओवरव्यू है, इसको हम जल्दी से गो थ्रू करेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड्स पे जाते हैं। अच्छा जी, जैसे कि आपने प्योर टून ऑडियोमेट्री में भी पढ़ा है, एक होता है जी एयर कंडक्शन और एक होता है बोन कंडक्शन। एयर कंडक्शन जो कि पिन्ना पे प्लेस किया जाता है, जैसे हेडफोन आपने डिफरेंट जगहों पे तस्वीरें भी देखी थी। और बोन जो वाइब्रेटर है वो मेस्टॉइड यानी कान के पीछे, जैसे अभी मैंने पिछली प्रेजेंटेशन में भी आपको तस्वीर दिखाई थी कि कान के पीछे होती है मेस्टॉइड, जिसपे वो उसको प्लेस किया जाता है बोन कंडक्शन को। ये एयर कंडक्शन क्या करता है, ये चेक करता है वैलिडिटी ऑफ एंटायर ईयर सिस्टम कि हमारा पूरा कान कैसे, उसकी वैलिडिटी क्या है। और ये क्या करता है, बोन कंडक्शन टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ ओनली द इनर ईयर। ये हमारी मेस्टॉइड के थ्रू सिर्फ इनर ईयर को जो है वो असेस करता है। और एयर कंडक्शन क्या करता है जी, टेस्ट दैट इप्सिलेटरल ईयर। और ये जो है ये टेस्ट बेटर कोक्लिया, और ये कोक्लिया को जो है अच्छे से जो है उसको टेस्ट करता है। इप्सिलेटरल ईयर क्या होता है जी स्टूडेंट्स, आप में से काफी लोगों को पता होगा, आप माशाल्लाह बड़ी अच्छी क्लास हो। जी स्टूडेंट्स, इप्सिलेटरल ईयर, अभी भी मेरी आवाज गायब हो गया क्या? इप्सिलेटरल ईयर किसे कहते हैं? अच्छा, किसी को पता है? जी एहसन रशीद। आपको तो पता होगा, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कोई और बताए। जी आपको पता होता होगा था, मैं किसी और का सोच रही थी कि किसी और को पता हो। अच्छा जी, सेम साइड के कान में जब हम चेक करते हैं ना एयर कंडक्शन, जैसे कि हमने पढ़ा था, हम बारी बारी चेक करते हैं, एक दफा राइट में, एक दफा लेफ्ट में। तो इसलिए ये जो है ये सेम साइड के कान की हियरिंग असेसमेंट को हम सेम साइड को कहते हैं इप्सिलेटरल। अच्छा जी, थिंग्स टू नो अबाउट ऑडियोग्राम। ऑडियोग्राम जब हम बनाते हैं तो हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि जो लो टू हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है ना वो 120 हर्ट्ज से 8000 हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। और लो टू हाई डेसिबल्स जो होते हैं वो 10 डीबी हेयरिंग लॉस से जो है 120 डीबी हेयरिंग लॉस तक हो सकते हैं। ईच 20 डीबी इज इक्वल टू 1 ऑक्टेव, और हर 20 डीबी की जो डिग्री है वो इज इक्वल टू होती है 1 ऑक्टेव, ठीक है। जिस तरह से मेरा ख्याल है कि 1000 MB शायद 1 GB के इक्वल होते हैं। जिस तरह से MB GB के इक्वल होते हैं, इसी तरह से GB TB के इक्वल होते हैं, मतलब खास उनकी जब क्वांटिटी या नंबर जब हो। और इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, जो हमारा ऑडियोग्राम होता है वो लीगल डॉक्यूमेंट
आता है कि जब एक ऑडियोलॉजिस्ट एक बच्चे की हेयरिंग असेसमेंट करने के बाद एक ऑडियोग्राम रिपोर्ट बना के देता है तो वो और उसमें वो बताता है कि ये बच्चा फलां टाइप के हेयरिंग लॉस के साथ है, फॉर एग्जांपल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है ऑथेंटिक, जिससे हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि उस बच्चे को वाकईतन हेयरिंग लॉस है और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसकी बेस पे इवन वो सर्टिफिकेट के लिए भी अप्लाई करता है। शायद आप लोगों को पता हो हमारे जो स्पेशल बच्चे हैं उन सबके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनते हैं जो कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या किसी भी हॉस्पिटल से बन सकते हैं। उसकी बेस पे वो गवर्नमेंट से जो है डिफरेंट सहूलियात ले सकते हैं। सो इसलिए उनके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी इसकी बेस पे बनते हैं। द लेजेंड में हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं एयर कंडक्शन के लिए। राइट एयर कंडक्शन जब करेंगे उसका सिंबल ये इस तरह से होगा, लेफ्ट में क्रॉस होगा। मास्किंग करेंगे तो सिंबल ये होगा और लेफ्ट ईयर में ये होगा। बोन कंडक्शन में हमारे पास जो राइट ईयर में सिंबल होगा वो ये होगा, लेफ्ट में ये होगा। विद मास्किंग के साथ राइट ईयर का सिंबल ये होगा, लेफ्ट का ये होगा। और जब रिस्पॉन्स नहीं होगा तो उस सूरत में एरोस के जो है वो इस तरह से डाउन वर्ड राइट और लेफ्ट में मूव हो जाएंगे। कुछ सिंबल्स हैं जी इसके। रेंजेस ऑफ हेयरिंग लॉस आपको ये पता है वैसे जैसे मैंने बताया था कि नॉर्मल रेंज आप लोगों ने 0 से बताया था, जो मैंने पढ़ा था वो -10 टू +15 dB था। यहाँ उन्होंने -10 टू 25 dB तक का है। माइल्ड को उन्होंने 26 टू 40, मॉडरेट को 41 टू 55। वैसे ये आप लोगों को पता है, सिर्फ चीजों को रिपीट कर रही हूँ मैं। नॉर्मल हेयरिंग, अच्छा अब आप देखें गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर रही हूँ। आज हमने बेसिकली इस टॉपिक में पढ़ना है कि ऑडियोग्राम को रीड कैसे करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को तो माशाल्लाह पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं थोड़ा सा बता रही हूँ। अच्छा ये देखिए आप, ये है 0 वैल्यू, ठीक है। ये डिफरेंट हर्ट्ज ऊपर शो हो रहे हैं जिन पे साउंड जो है वो दी जा रही है, ठीक है जी। नॉर्मल ऑडियोग्राम ही है, मैं नॉर्मल हेयरिंग की वैल्यू बता रही हूँ। अच्छा अब आप देखें, हमने पिछली स्लाइड में स्टूडेंट्स नॉर्मल हेयरिंग की रेट क्या है, यहाँ हम इसके अकॉर्डिंग ही देखते हैं। जो आपने 0 से ऑनवर्ड बताई थी उसको नहीं देखते। -10 टू 25 dB ये पिछली स्लाइड में हमने देखी है। हम अगली स्लाइड पे जा रहे हैं। आप देखिए ये यहाँ पे क्या है, वैल्यू 0, यहाँ पे क्या है 0, यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे क्या हुई जो दरमियान में यहाँ पे ये आ रही है मींस 8 या 9 है। फिर यहाँ पे क्या हुई, मे बी 9 हो गई। यहाँ पे अगेन 0, यहाँ पे क्या है 10 और 10 के बाद अगेन जो है वो 0। मतलब वो ये हमारी नॉर्मल हेयरिंग है। कहीं पे ये 20 पे, 30 पे, 40 पे, 50 पे, 60 पे, 70 पे उस पेशेंट ने जिसको ये डिफरेंट हर्ट्ज पे 250 पे जब उसको साउंड दी गई तो उसकी जो डेसिबल था वो ये था। उसके बाद जब 500 या 750 पे या 1000 हर्ट्ज पे उसको साउंड दी गई तो उसका डेसिबल जो है वो ये था। सो ये एक नॉर्मल हेयरिंग का जो है वो लेवल है। इस तरह से जो है हमें यहाँ इस ग्राफ से ये पता चला कि ये नॉर्मल हेयरिंग है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 0 टू 10 के दरमियान ही आ रही है। अगर ये 30, 40, 50 या 60 इसके ऊपर जाती तो हमें पता चलता कि जी टाइप ऑफ हेयरिंग लॉस क्या है, ठीक है। अब आप देखें नेक्स्ट, अब आप यहाँ देखें स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है ये देखें। फर्स्ट वैल्यू आ रही है 50, सेकंड भी 50, थर्ड आई है 50 से थोड़ी ऊपर में भी 45, ये भी 45, यहाँ पे वो हो गई 60, यहाँ पे वो हो गई ऑलमोस्ट 50 और यहाँ पे वो हो गई 60। सो इसकी रेंज 50, 60, 40 वाली क्योंकि कंडक्टिव हेयरिंग लॉस की है, सो ये इससे साबित हुआ अपनी वैल्यूज की वजह से कि ये कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है जी, मॉडरेट कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। ठीक हो गया। अगेन हमने अपनी वैल्यूज जो हमने पिछली स्लाइड में स्टूडेंट्स ये देखें, आपको शायद समझ आ रही हो। जिन पता है उनको तो बड़े अच्छे से पता है, मेरे से ज्यादा अच्छा पता है उनको माशाल्लाह प्रैक्टिस की वजह से। लेकिन जिन लोगों को फर्स्ट टाइम ये मैं बता रही हूँ या उनको शायद समझ आ रही हो कि आप देखें नॉर्मल हेयरिंग की डिग्रीज ये थी, तो जो हमने ग्राफ अभी पढ़ा उसमें वैल्यूज वाकईतन 0 से 10 तक ही आ रही थी, तो हमें पता चला ये नॉर्मल रेंज है। अभी हमने जो सेकंड ग्राफ है उसमें आपने देखा कि 40 टू 60 तक वैल्यूज आ रही हैं, सो उसको हमने कहा कि वो मॉडरेटली कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। अभी अगर वैल्यूज इस रेंज में आ गई तो हम कहेंगे मॉडरेटली सवेयर, और अगर वो 71 से 90 के दरमियान आ गई तो सवेयर हो जाएगा, और अगर 90 dB से ऊपर चली गई तो वो प्रोफाउंड होगा। स्टूडेंट्स आपको समझ आई है कुछ के नहीं?
बताइएगा जरा। ये है जी, ये आप देखें कि ये मॉडरेट कंडक्टिंग लॉस है यहाँ पे। अब आप नेक्स्ट हम चलते हैं, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। अब आप देखिए वैल्यू चेक कीजिएगा जरा। 10, अगेन 10, 10, उसके बाद क्या 20, 20 से एकदम से नीचे आया 40, 40 से ये क्या है 50, 50 से 60, और 60 से जो है ये क्या है अगेन 40। तो ये अपनी रेंजेस की वजह से आई थिंक सो देयर इज सम प्रॉब्लम। सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के लिए क्या कंडीशन थी? मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा। अच्छा, ये माइल्ड टू मॉडरेट लेवल ठीक होगा, ओके। 10 से स्टार्ट हुआ, अगेन 3 वैल्यूज 10 पे आई हैं। लेकिन एक चीज बताएं एहसन कि ये कैसे पता चलेगा कि ये सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है? ये कैसे पता चलेगा? डिग्री से तो हमें पता चल गया कि माइल्ड टू मॉडरेट आ रहा है। ओके फाइन, ठीक हो गया, उस गैप से पता चलेगा। जी ठीक हो गया, थैंक यू जी। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि डिग्री से पता चल रहा है कि ये माइल्ड टू मॉडरेट हेयरिंग लॉस है, और सेंसिटिव न्यूरल जो टाइप है वो हमारी एयर कंडक्शन और बोर्ड कंडक्शन के दरमियान जो गैप है उससे पता चलेगा कि ये सेंसिटिव न्यूरल हेयरिंग लॉस है। नेक्स्ट हमारे पास ये मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है। इसमें हमारे पास दो डिफरेंट तरह के जो है उन्होंने यहाँ पे ग्राफ दिए हैं। सो यहाँ पे जो है आप देखें 30, 40, 40, और उसके बाद फिर ये भी मेरा ख्याल है मॉडरेट लेवल आ गया है अपनी वैल्यूज की वजह से। और यहाँ पे ये ऊपर वाला मॉडरेट लेवल है, ये 60, 60 फिर 50 आया, यहाँ पे 60 आया, यहाँ 70 और यहाँ 80, ये सवेयर कैटेगरी में आ जाएगा। और उसके बाद फिर दोबारा 60, ये ऊपर वाला जो है ये मॉडरेट कैटेगरी में आएगा, और ये मेरा ख्याल है ये सवेयर कैटेगरी में आएगा अपनी रेंज की वजह से। 90 से ये ऊपर नहीं जा रहा और 80 तक ये रहा है। जी बिल्कुल, मेरे माइंड में भी यही आया था इसको देख के। जी स्टूडेंट्स, अपनी डिग्रीज की वजह से हमें पता चला कि ये मॉडरेट टू सवेयर जो है मिक्स्ड हेयरिंग लॉस है। अदर हेयरिंग टेस्ट हमने कल इसके बारे में पढ़ा था, टिम्पैनोमेट्री है, अकूस्टिक रिफ्लेक्सेस है, स्पीच ऑडियोमेट्री है, एबीआर है, ओएईज है, ये हमने सारे कल पढ़ लिए थे, सो इसको मजीद नहीं पढ़ेंगे। अब हेयरिंग एड के बारे में जो है इसमें हम नहीं पढ़ेंगे, मैं वो अलग से जो है प्रेजेंटेशन अपलोड करने लगी हूँ। होप्सो कि यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया है। अब हम अपनी जो आज की मेन जो प्रेजेंटेशन थी टाइप ऑफ हेयरिंग एड्स, वो मैं अपलोड करने लगी हूँ, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर इंशाल्लाह आपका क्विज होगा और इन्हीं में से आपका क्विज होगा। होप्स हो कि आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ आया होगा। तो जी हमारा यूनिट नंबर 5 है टाइप ऑफ हेयरिंग एड्स। कल इंशाल्लाह हम 6, 7 पढ़ेंगे, हमारे 2 दिन रह गए हैं, हमने 9 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं इंशाल्लाह। सो जी ये आपकी स्क्रीन पे हो जाता है टाइप ऑफ हेयरिंग एड्स। ये आज की आई थिंक 4th प्रेजेंटेशन है, ये आप अपने पास डाउनलोड कर लें। होप्सो आपको थोड़ी बहुत इंशाल्लाह हेल्प जरूर मिलेगी इनकी मदद से भी। बाकी आपके पास स्टडी गाइड है, आपके पास इंटरनेट मौजूद है, उसमें डिफरेंट आर्टिकल होते हैं और आर्टिकल से भी आपको डाटा मिल जाता है। वॉइस फिर ब्रेक हो रही है, अब मैं क्या करूं? माशाल्लाह जी 52 स्टूडेंट्स हो गए हैं, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ दिस क्लास। ओके जी, हेयरिंग एड्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स जरा गौर से सुनिएगा, मजे का टॉपिक है ये, मेरा तो फेवरेट टॉपिक है। हेयरिंग एड जैसा कि आपको नाम से जाहिर हो रहा है आला समात। What is hearing aid? A hearing aid is an electronic battery operated device that amplifies and changes sound to allow for improved communication. Communication को improve करने के लिए जो है hearing aid जो है इस्तेमाल होता है। मतलब ऐसे बच्चे, नेटवर्क का इशू है बच्चे, कोई बात नहीं, आप कोशिश करें कि आप क्लास में ही रहें। अच्छा जी, तो ऐसे बच्चे जिनकी रेजिडुअल हेयरिंग होती है या जो है मतलब जिनको
ऊंचा सुनाई दे रहा होता है तो उनको हम हेयरिंग एड जो है लगाते हैं, इसलिए ताकि वो आवाजें सुन सके और उनकी स्पीच डेवलप हो सके। अच्छा जी, कंपोनेंट्स ऑफ हेयरिंग एड्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है उसमें माइक्रोफोन। अब माइक्रोफोन का क्या काम होता है, वो रिसीव करता है साउंड को। एक होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या करता है, इंटेंसिफायर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस। ये जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को इंटेंसिफाई कर देता है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता है, मतलब साउंड को जो है लाउडर कर देता है। उसके बाद है जी रिसीवर। ये ट्रांसलेट दोज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस इनटू लाउडर साउंड। रिसीवर क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को लाउडर साउंड में जो है ट्रांसलेट कर देता है। बैटरी, इसके अलावा इसका एक पार्ट होता है बैटरी सर्व एज पावर सोर्स फॉर डिवाइस। ये जैसे कि हमारे मोबाइल की बैटरी है, उसकी फंक्शनिंग वैसे ही है। इसके अलावा जी ईयर मोल्ड होता है, ईयर पीसीस डायरेक्ट द फ्लो ऑफ साउंड इनटू द ईयर एंड एनहांस साउंड क्वालिटी। ईयर मोल्ड जो है, जैसे कि एक दिन बात हो रही थी, मैंने आपको बताया था कि हमारी लैब में ईयर मोल्ड लैब भी थी जिसमें डिफरेंट ईयर मोल्ड बनाए जाते थे। ईयर मोल्ड का फंक्शन क्या होता है, ईयर मोल्ड कैसे काम करता है, इस पे हम इंशाल्लाह डिटेल से एक प्रेजेंटेशन में पढ़ेंगे। ये मेरा ख्याल है लास्ट यूनिट है आपकी इस बुक का। ये क्या करता है बेसिकली, ये डायरेक्ट करता है द फ्लो ऑफ साउंड। ये फ्लो ऑफ साउंड जो है उसको बढ़ाता है इनटू द ईयर, कान के अंदर, एंड एनहांस साउंड क्वालिटी, और साउंड क्वालिटी को एनहांस करता है। अच्छा जी, ये एक हेयरिंग एड के जो है वो पार्ट सारे बताए गए हैं। ये ईयरफोन है, ये स्पीकर है, ये इसकी बैटरी है। ये आप समझ लें कि मतलब ये कान के बाहर इसको प्लेस किया गया है। कान के बाहर, कान के बाहर जो हमारा कान का पिछला हिस्सा है, जो हमारा पिन्ना है, इसके बाहर इसको प्लेस किया गया है। इसमें माइक्रोफोन है, इसमें इसमें अच्छा, इसमें वॉल्यूम कंट्रोल भी होता है। हमारे जो बच्चे मेरे पास मेरी क्लास में जो हेयरिंग एड इस्तेमाल करते थे, वो होता था पॉकेट में उन्होंने डाला होता था। समटाइम्स वो जो है उसमें से जो है ना शाय शाय की आवाजें आ रही होती थी, तो मुझे उसके साथ बड़ी वो अजीब सी फीलिंग आती थी। तो इसमें वॉल्यूम कंट्रोल भी होता है, इससे आप वॉल्यूम ऊंचा और हल्का कर सकते हैं। इसके अलावा ये एम्पलीफायर है, और ये इसकी बैटरी है, ये स्पीकर है, ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हम इसकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं जी। ये कुछ दूसरी टाइप के हेयरिंग एड हैं, इनको मजीद उन्होंने एलैबोरेट किया है। ये ईयर हुक है, ईयर मोल्ड है, ये केस है इसका, मतलब पूरा जो इसकी बॉडी पार्ट है। ये इसके अंदर बैटरी कंपोनेंट है, ये वॉल्यूम कंट्रोल है, इस बटन से वॉल्यूम ऑफ हो जाता है, और ये मोड सिलेक्शन है कि कौन से मोड पे करना है। ये एक और टाइप का है, इसमें ये बैटरी है, ये स्पीकर है, ये एम्पलीफायर है, ये माइक्रोफोन है, और ये वॉल्यूम कंट्रोल है। ये डिफरेंट तरह के हेयरिंग एड्स होते हैं। हमारे बच्चों के पास गवर्नमेंट सेटअप में वो वाले हेयरिंग एड्स हैं जिनको आज पूरी दुनिया में कोई नहीं पूछता। इंडिकेशन क्या है जी, हेयरिंग लॉस होगा तो हेयरिंग एड लगेगा। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हेयरिंग लॉस घूमने वाले बच्चों को ही लगे। आपने मे भी आप में से कई लोगों ने देखा हो, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि एक खास एज के बाद जो बुजुर्ग अफराद है उनको हेयरिंग लॉस हो जाता है, तो उस सूरत में उनको भी आला समात लगता है। तो आप में से काफी लोगों ने देखा होगा कि अपने दादा दादी नाना नानी को कि वो ऊंचा जो सुनाई देता है जी, प्रेस बाय क्यूसिस ही है बेशक। हमने इसके बारे में पढ़ा था, क्विज भी हुआ था। सो जिनको ये होता है प्रेस बाय क्यूसिस, उनको जो है ये आला समात लगता है। मे बी आप लोगों ने किसी ने देखा हो स्टूडेंट्स अपने फैमिली में किसी बुजुर्ग अफराद को कान के पीछे या कान के अंदर। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है, इसको आगे हम डिटेल से पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ हेयरिंग एड है जी, एक है पॉकेट मॉडल है, जो मैंने आपको बताया हमारे बच्चे यूज करते हैं। एक है जी बिहाइंड द ईयर, जिसको बीटी कहते हैं। एक है आईटी, जिसको इन द ईयर कहते हैं। एक आईटीसी इंदा के नाल, एक मिनी के नाल, एक कंप्लीटली इंदा के नाल। एक होता है स्पेक्टेकल टाइप, जैसे आपने ग्लासेस पहने हुए हैं तो उनके साथ अटैच होता है। एक होता है रिमोट माइक्रोफोन, और एक होता है बोन कंडक्शन हेयरिंग एड, मतलब जो मेस्टॉइड पे पहना जाता है। सो अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं। पॉकेट मॉडल हमारे पास गवर्नमेंट सेटअप में 2005 के बाद जो गवर्नमेंट ने बच्चों को दिए थे वो यही थे। ये इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, क्योंकि मैंने इनको देखा हुआ है, बल्कि मैंने इनको पहन के भी देखा हुआ है, और इसमें अजीब सी सरसराहट होती है। आई डोंट नो, क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड की बंदी नहीं हूँ कि वो अजीब सी आवाज़ें क्यों आती हैं। इसमें से इसको ऑन करके छोड़ दिया जाए, बच्चों को समटाइम आवाज़ नहीं आ रही होती थी, लेकिन वो हमें इसमें से सरसराहट की आवाज़ें आ रही होती थी। शायद इसका जो एम्पलीफायर वर्क कर रहा होता था, इसलिए। वॉन इन पॉकेट एट चेस्ट लेवल, मतलब अब बच्चे जो हैं वो अपनी पॉकेट के अंदर रख लेते थे, और बच्चियां जो हैं वो अपने साथ कोई पर्स वगैरह पहन के या बाजू पे कहीं इसको अटैच कर लेती थी या अपने बैग में डाल लेते थे।
अच्छा, इसके साथ जो है ना, ये जैसे आपको हैंड्स फ्री की तरह के नजर आ रहे हैं, ये कान के अंदर लगते थे, ये एक वायर के साथ। आप समझ लें कि लाइक जैसे वो पुराने वक्तों में वो होते थे ना वॉकमैन टाइप के, ये वही चीज थी शायद। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है, लाइक वॉकमैन या आपके जो मोबाइल्स हैं, जब आप मोबाइल में कोई सॉन्ग वगैरह प्ले करते हैं, साथ में आप हैंड्स फ्री लगा देते हैं। ये क्या करता है, अ कॉर्ड ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल आउटपुट टू अ रिसीवर। ये एक कॉर्ड होता है इसके अंदर जो ट्रांसमिट करता है इलेक्ट्रिकल आउटपुट को, जो आवाज आती है रिसीवर के पास, विच कन्वर्ट दिस सिग्नल इनटू साउंड। तो वहां से वो सिग्नल जो है साउंड में कन्वर्ट होता है, और इस तरह से हियरिंग एड की मदद से, इस हियरिंग एड की मदद से जो है ना वो बच्चे सुन सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है जी बिहाइंड द ईयर। ये भी बहुत कॉमन हेयरिंग एड है। आप में से जिन लोगों ने ये देखा होगा उन्होंने भी यही वाली टाइप देखी होगी। ये कान के पीछे लगता है, प्लेस किया जाता है। बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड्स आर worn behind the ear and are connected to a plastic ear mold। और इस तरह एक प्लास्टिक ईयर मोल्ड लगा होता है, that fits inside the outer ear। ईयर मोल्ड बेसिकली इसका एक पार्ट होता है, जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है, ये कान के अंदर चला जाता है, और ये वाला हिस्सा जो होता है ना, ये कान के पीछे अटैच हो जाता है। ईयर मोल्ड जो होता है वो हर बंदे का डिफरेंट होता है, और ये लैब में भी बनाया जाता है। नेक्स्ट हम लास्ट यूनिट में इसको पढ़ेंगे। सो यहाँ पे जो है, ये यहाँ इसको कान के पीछे प्लेस कर दिया जाता है। द कंपोनेंट्स आर हेल्ड इन अ केस। इसके सारे मेन पार्ट इस केस के अंदर होते हैं। ये जो ये वाला पार्ट है, ये जो कान के अंदर गया है, ये ईयर मोल्ड है। ठीक है, साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम एड थ्रू द ईयर मोल्ड इनटू द ईयर। ईयर मोल्ड यहाँ से जब ये आवाज आती है, तो ये ईयर मोल्ड के साथ कान के अंदर जाती है। Poorly fitting BT ear mold may cause feedback, a whistle sound caused by the fit of hearing aid or by build-up of earwax or fluid। अगर ये poorly fit हो, मतलब proper fit ना हो, या ear mold का size जो है उस person के कान के जो अंदर वाला हिस्सा है उसके अकॉर्डिंग ना हो, तो इसकी वजह से जो है ये इसकी वर्किंग नहीं होती, या अगर कान में earwax और fluid हो जाए तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा जी, ये ईयर जो बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड है उसकी मिसालें हैं। ये देखें आप, ये देखें स्टूडेंट्स, ये जहाँ मेरा एरो है, हाथ है, ये आप देखें कि कान के पीछे वाला जो ये सारा हिस्सा है, ये मेन जो ये सारी फंक्शनिंग करता है। और ये जो अंदर ये प्लेस किया गया है, साइज डिफरेंट होता है, इसका डायमीटर एडल्ट्स में, एडोलसेंट एज के जो लोग हैं, अफराद हैं, उनमें ये डिफरेंट होता है। सो ये ईयर मोड है, ईयर मोड लैब में भी बनाया जा सकता है, ये प्लास्टिक का भी मिल जाता है। सो ये जो है, ये है जी बिहाइंड द ईयर हेयरिंग एड, ये उसकी मिसाल है। इस तरह से ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, और बरास्ता ईयर मोल्ड जो कि ये आपको नजर आ रहा है अंदर प्लास्टिक का हिस्सा, यहाँ से जो है ये ईयर मोल्ड के थ्रू साउंड को जो है आउटर ईयर से मिडल ईयर और इनर ईयर में भेजता है। नेक्स्ट है जी इन द ईयर। ये जैसे आपने पीछे बीटीई देखा, बिहाइंड द ईयर, जो कि कान के बाहर लगता है, सिर्फ अंदर एक पार्ट लगता है जो कि ईयर मोल्ड का पार्ट होता है। लेकिन ये जो टाइप है ना हेयरिंग एड की, ये इन द ईयर, ये हमारी ईयर कैनाल के अंदर होता है। मतलब मैं इसकी भी आगे तस्वीर होगी। आईटीई हियरिंग एड्स फिट कंप्लीटली इन द आउटर ईयर। ये कान के जो बाहर वाला हिस्सा, पिन्ना के अंदर वाला जो हिस्सा, वहां फिट हो जाता है। एंड आर यूज्ड फॉर माइल्ड टू सिवियर हियरिंग लॉस। और ये माइल्ड टू सिवियर हियरिंग लॉस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, प्रोफाउंड के लिए नहीं। द केस, इसका जो केस होता है, विच होल्ड्स कंपोनेंट, जिसमें इसके मेजर पार्ट होते हैं, इज मेड ऑफ हार्ड प्लास्टिक। वो हार्ड प्लास्टिक से बनते हैं। आईटीई एड्स कैन अकोमोडेट एनी टेक्निकल मैकेनिज्म such as telecoil, a small magnet coil contained in the hearing aid। इसके अंदर ये स्मार्ट मैग्नेट कॉइल लगी होती है, मकनातीसी कॉइल डिवाइस है, छोटी सी ये लगी होती है, जो क्या करती है, इम्प्रूव करती है साउंड ट्रांसमिशन को ड्यूरिंग टेलीफोन कॉल्स। अगर टेलीफोन कॉल्स वगैरह हो तो उस दौरान ये इसको, मेरा ख्याल है कि आम स्पीच में भी उसको करती है। ITE lead aids can be damaged by earwax। अच्छा, जब ये कान के अंदर हम लगाते हैं, ये ईयर वैक्स से या ईयर ड्रेनेज से, मतलब कान के अंदर से कोई अगर मवाद बाहर निकलता है तो ये खराब हो सकता है। एंड देयर स्मॉल साइज कैन काज एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। और इनके स्मॉल साइज की वजह से जो है किसी पेशेंट को या बच्चे को एडजस्ट भी हो सकता है। मतलब बार बार वो छेड़खानी करते रहेंगे, किस तरह से इसको एडजस्ट करें। एंड फीडबैक, दे आर नॉट यूजुअली worn by children because their casing need to be replaced as the year
लॉस। ये बच्चे ज्यादातर नहीं पहनते क्योंकि जो केसिंग होती है ना वो उसको बार बार रिप्लेस करना पड़ जाता है जैसे जैसे कान बड़े होते हैं। अब सिंपल सी बात है, एक बच्चा जब ग्रो करेगा, जब वो 5 साल का था, तो अगर हम उसको इन द ईयर हेयरिंग एड देंगे, जब वो 8 साल का होगा तो अल्टीमेटली उसके कान का साइज भी तो बड़ा होगा ना, जब बाकी बॉडी का साइज बड़ा हुआ है। तो इसलिए जो है इन द ईयर जो हेयरिंग एड है, ये ज्यादातर एडल्ट एज के लोग जो है वो इसको वेयर करते हैं, पहनते हैं। ये है जी इन द ईयर हेयरिंग एड। ये आप देख ले, छोटी सी एक डिवाइस है। आप देख ले जो उसने चीजें बताई हैं, ये छोटी सी केसिंग में अगर कान में ईयर वैक्स हो जाए या कोई फ्लूड हो जाए या कोई ड्रेनेज हो जाए तो उस वजह से ये खराब भी हो सकता है। बच्चों के लिए इसकी फिटिंग का मसला होता है क्योंकि बच्चों की एज बढ़ने के साथ साथ फिर इनको बार बार साइज के मुताबिक बनवाना पड़ेगा, कॉस्ट आएगी काफी ज्यादा। हमारे यहाँ तो जी मैंने एक स्कूल में ऑब्जर्व किया था, बच्चों को 1 क्लास में जो हेयरिंग एड मिला था वो उन्होंने मैट्रिक तक वही यूज किया था। अच्छा शाहनवाज, इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछे प्लीज, वैक्सीनेशन का क्वेश्चन नहीं हो रहा अभी, इसको आप एंड के लिए रख लें अगर आपने पूछना भी है तो। नहीं इट्स ओके, मैंने वैसे आपसे कहा है कि अभी प्रेजेंटेशन के बाद ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे, बल्कि मैं भी आपसे पूछूंगी कि किसने करवाई और कौन सी करवाई, लेकिन अभी ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन नहीं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास है इन द ईयर आईटीसी के सॉरी जो अभी हमने पढ़ा है, इन द ईयर के बाद हमारे पास है इन द कैनाल। कैनाल के अंदर ये प्लेस होता है। आईटीसी हियरिंग एड्स आर कस्टमाइज्ड टू फिट द साइज एंड शेप ऑफ द ईयर कैनाल। ये भी ईयर कैनाल के साइज के अकॉर्डिंग ये प्लेस किए जाते हैं। आर यूज्ड फॉर माइल्ड टू मॉडरेटली सेवियर हियरिंग लॉस। ये मॉडरेटली सेवियर हियरिंग लॉस, नॉट सेवियर हियरिंग लॉस के यूज होते हैं। स्मॉल वन पीस, ये सिर्फ एक पीस का हियरिंग एड होता है। All components contained in a custom fit hard model plastic shell, ये भी प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। एंड फिट आउटसाइड द ईयर कैनाल, और ये ईयर कैनाल के बाहर वाले हिस्से में फिट होते हैं। स्लाइटली विजिबल इन द ईयर। अच्छा चूंकि ये कैनाल में होते हैं ना फिट, तो ये स्लाइटली हल्के से विजिबल होते हैं। मे बी आगे इसकी तस्वीर भी हो, मुझे याद नहीं है मैंने जब इसको देखा था। अच्छा जी, अब आप देखें कि ये चूंकि ईयर कैनाल में फिट है ना, मतलब यहाँ से ये हमारे कान के पिन्ना से अंदर ईयर कैनाल में फिट है, तो ये स्लाइटली विजिबल होते हैं। बहुत छोटा सा पीस होता है। अगेन ये भी मेरा ख्याल है ज्यादा अडल्ट में इफेक्टिव होते होंगे क्योंकि बच्चों के ईयर कैनाल का साइज भी जो है अडल्ट से डिफरेंट होता है। अगर हम बच्चों को ये प्लेस करना शुरू कर दें तो अगेन कोई मसला आएगा। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ेगी उनकी ईयर कैनाल का साइज बढ़ेगा, वो मिसफिट हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। और अगेन इसको भी जो है ईयर कैनाल के अंदर, जैसे कान के अंदर हमारा कोई रेशा हो गया है, कोई रेशे को ड्रेनेज कहा था उन्होंने, या अगर वैक्स है, ईयर वैक्स अगर अंदर चली गई है अगर बाहर वाली साइड से, तो इसको नुकसान भी पहुंच सकता है। सो जो इन द कैनाल होता है ये कैनाल के अंदर होता है, और ये इन द एयर से मुख्तलिफ है। इन द एयर वाला देखा था आपने, वो यहाँ पे था। इन द कैनाल वाला बिल्कुल कैनाल के अंदर है और ये स्लाइटली विजिबल है। ओके जी, कंप्लीटली इन द कैनाल। अब ये देखिए आप, इन द कैनाल के बाद कंप्लीटली इन द कैनाल, मतलब बाहर से वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं होगा, बहुत छोटा सा होगा। सीआईसी इसको कहेंगे। सीआईसी हियरिंग एड्स आर मोस्टली कंसील्ड इन द ईयर कैनाल, छुपे होते हैं ईयर कैनाल के अंदर। एंड आर यूज्ड फॉर माइल्ड टू मॉडरेटली सेवियर हियरिंग लॉस। अगेन वो जो पिछले वाला था वो भी इसी टाइप के हियरिंग लॉस के लिए यूज होता था, नॉट सेवियर टू प्रोफाउंड के लिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, माइल्ड टू मॉडरेटली सेवियर, नॉट सुटेबल फॉर पीपल विद सेवियर हियरिंग लॉस। क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि जिनको माजबी, अगेन इररिलेवेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताना था कि कल क्लास 8:15 होगी। इररिलेवेंट कमेंट्स नहीं करें प्लीज, जब टॉपिक एक डिस्कस हो रहा उसके हवाले से पूछें। अच्छा जी, नॉट सुटेबल फॉर पीपल विद सेवियर हियरिंग लॉस, जो लोग सेवियर हियरिंग लॉस के साथ होते हैं उनके लिए जो है ये सूटेबल नहीं है, बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। अपने स्मॉल साइज की वजह से कैनाल एड्स में भी डिफिकल्ट फॉर द यूजर टू एडजस्ट एंड रिमूव। ये अपने बहुत छोटे होने की वजह से मुश्किल हो जाता है इनको एडजस्ट करना और रिमूव करना। एंड may नॉट बी एबल टू होल्ड एडिशनल डिवाइसेस, और इनके अंदर कोई एडिशनल डिवाइसेस भी हम होल्ड नहीं कर सकते, सच एज टेलीकॉइल। टेलीकॉइल जो कि हम पहले वाले बड़े साइज के जैसे बिहाइंड का ईयर था उसके अंदर टेलीकॉइल इस्तेमाल होता था। कैनाल एड्स कैन आल्सो बी डैमेज्ड बाय ईयर वैक्स। अगेन जो कान के अंदर चीज लग रही है वो ईयर वैक्स से, रेशे से, ड्रेनेज से जो है वो डैमेज हो सकती है। दे आर नॉट रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन, ये बच्चों के लिए रेकमेंड नहीं किए जाते। ऑल कंपोनेंट्स कंटेन इन अ कस्टम फिट हार्ड मोल्डेड प्लास्टिक शेल, ये प्लास्टिक शेल के बने होते हैं जो सारे कंपोनेंट्स उसके अंदर होते हैं।
ये है जी अगेन, ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। जो पिछला वाला हमने देखा था वो कुछ विजिबल था, लेकिन शायद ये तस्वीर थोड़ी सी धुंधली सी है, तो इसलिए आपको तो ये बिल्कुल विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये कम्प्लीटली इन द कैनाल हेयरिंग एड है। अच्छा जी, स्पेक्टेकल टाइप ये बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के हैं। द हेयरिंग एड कंपोनेंट्स आर इनकॉर्पोरेटेड विद इन अ स्पेक्टिकल फ्रेम। तो आपके ग्लासेस का फ्रेम होता है ना, उसके साथ हेयरिंग एड जो है वो फिट कर दिए जाते हैं। इट इज यूजफुल फॉर दोज हु यूज ग्लासेस अलोंग विद हेयरिंग एड। जो बच्चे ग्लासेस यूज करते हैं उनके लिए ये बड़ा बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि अगर वो कान के अंदर पहनेंगे या कान के बाहर पहनेंगे, उनको बार बार उसको फिट करने में, उतारने में मुश्किल होगी। अगर इन द कैनाल में पहनेंगे तब भी उनको मुश्किल होगी। अगर बिहाइंड द ईयर या इवन पॉकेट फोन भी पहनेंगे तब भी उनको मुश्किल होगी। सो एक चीज से जो है दो काम किए जाते हैं। जैसा कि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग मास्क पहनते हैं वो अपनी ग्लासेस की मदद से जो है उनको जो है एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपने शायद किसी वीडियो में देखा हो या रियल लाइफ में भी देखा हो। तो यही चीज यहाँ पे भी वो बता रहे हैं कि स्पेक्टिकल टाइप में ये कानों ग्लासेस के साथ जो है इनको फिट कर दिया जाता है। ठीक है, सो अभी आप देखें, ये देखें, ये इस बंदी ने ये ग्लासेस पहने हुए हैं। ठीक है, ये ग्लासेस पे ये जो आपको एडिशनल चीज यहाँ रेड डॉट है ये नजर आ रही है, ये हेयरिंग एड है जो इसके साथ ही इस इनकॉर्पोरेट करके इसमें फिक्स कर दिए गए हैं। जैसा कि ये देखिए हेयरिंग एड है, इसके दो पार्ट हैं, एक ये यहाँ पे उसका मेन केस यहाँ पे फिट है, और ये जो है ये मे बी कान के अंदर जा रहा है यहाँ से। ये देखिए, ये आप देखें जरा। ठीक है, ये ग्लासेस के साथ इनको फिट कर दिया जाता है। रिमोट माइक्रोफोन, ये आजकल जैसा कि आप लोग वो ब्लूटूथ वाली जो हैंड फ्री है वो यूज करते हैं। ये इट्स लाइक समथिंग दैट रिमोट माइक्रोफोन, इट कंबाइंस द एडवांटेज ऑफ बीटी एंड आईटी। इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, बिहाइंड द ईयर और इन द ईयर मॉडल्स। दिस मॉडल इज वर्चुअली इनविजिबल। ये वर्चुअली जो है ये इनविजिबल होता है। इसकी वजह पता क्या है? क्योंकि ये जो इन द ईयर और बिहाइंड द ईयर वाली चीज है ना, ये जो इसके इन द ईयर वाला हिस्सा है ना, ये ज्यादातर जो है जो इंसान की स्किन का कलर होता है ना उसी कलर का बनाया जाता है, और ये वर्चुअली जो है ये इनविजिबल होता है, ये नजर नहीं आता। ठीक है, सो ये है रिमोट माइक्रोफोन। कन्वेंशनल कस्टम इंस्ट्रूमेंट्स, ये रिमोट माइक्रोफोन इंस्ट्रूमेंट्स की कुछ मिसालें दी गई हैं, मतलब उनकी कुछ टाइप्स हैं। ये डिफरेंट जगहों पे इनकी शेप्स डिफरेंट है। यहाँ पे देखें, ये देखें, ये देखें, ये सब जो है ये इनके डिफरेंट शेप्स हैं। मतलब ये किसी भी शेप में हो सकते हैं, जो पूरी दुनिया में हम किसी भी पर्सन की चॉइस के साथ जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा जी, बोन कंडक्शन हेयरिंग एड। अ बोन कंडक्शन वाइब्रेटर इज प्लेस्ड ऑन द मेस्टॉइड बोन बिहाइंड द ईयर। हमारे कान के पीछे ये मेस्टॉइड बोन होती है, जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। तो बोन कंडक्शन हेयरिंग एड जो होता है ये एक वाइब्रेटर होता है जो मेस्टॉइड बोन पे जो है बेसिकली प्लेस किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, आगे भी हम इसको पढ़ते हैं। ये देखें, ये कान के पिछले हिस्से पे ये देखें, ये उसकी मेजर केसिंग है, और ये आप यहाँ पे देखें, यहाँ से जो है सिग्नल आवाज के जनरेट होके इनर ईयर में डायरेक्ट जा रहे हैं। और आप ये देखें मेस्टॉइड बोन, मतलब इनर ईयर, यहाँ पे पिन्ना का और आउटर ईयर का और ईयर कैनाल का कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ से यहाँ पे ये जो हेयरिंग एड प्लेस किया गया था बोन, मेस्टॉइड बोन पे, वहां से सिग्नल्स जो है डायरेक्ट गुजर के इनर ईयर में जा रहे हैं। और कोक्लिया में ये आपको देख सकते हैं कि ये साउंड सिग्नल है, ये ब्लू लाइंस जो आपको नजर आ रही हैं ये कोक्लिया तक जा रही है। ठीक है, सो दैट्स द बोन, जो है वो क्या नाम था जी इसका, बोन कंडक्शन हेयरिंग एड। केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेयरिंग एड, ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक है कि हेयरिंग एड की केयर और मेंटेनेंस कैसे की जाए। प्रिवेंट इट फ्रॉम फॉलिंग डाउन, कोशिश करें कि वो जमीन पे ना गिरे। डोंट स्पिल लिक्विड्स ऑन द हेयरिंग एड, कोशिश करें कि कोई लिक्विड या पानी वगैरह उसमें ना डालें। उसको जो है फिट, इट मस्ट फिट वेल, मतलब उसको पर्सन के साइज के अकॉर्डिंग जो है उसमें फिट होना चाहिए। कॉर्ड्स शुड नॉट बी ट्विस्टेड और नॉटेड, जो उसके साथ तारे हैं या उसके जो भी हिस्से हैं उनको मोड़ना नहीं चाहिए जैसे बच्चे ये करते हैं।
प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट, डर्ट और हीट, उसको हीट से, डर्ट से और डस्ट से महफूज करें। रिमूव द बैटरी फ्रॉम हीटिंग इट व्हेन इट इज नॉट इन यूज, जब बैटरी यूज में ना हो तो इसको रिमूव कर दे। रिमेंबर टू डिटैच द ईयर मोल्ड फ्रॉम द रिसीवर बिफोर वॉशिंग द मोल्ड। ईयर मोल्ड को जो है रिसीवर से अलग कर लें, उसको वॉश करने से पहले। ईयर मोल्ड वॉश भी हो सकता है जी। और रिसीवर शुड नॉट कम इन कांटेक्ट विद द वाटर, उसको पानी में जो है, जो उसका रिसीवर है उसको पानी में बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। थैंक यू सो मच जी आप लोगों का। जी सोते वक्त सेल निकाल देते हैं जी, ठीक है जी। अच्छा मैं यहाँ पे क्वेश्चन है, मैम ये डिवाइस स्टिक कैसे हुआ है बिहाइंड द हेड? अच्छा वैसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछा आपने, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। लुक एट दिस अगेन। मेरा ख्याल है कि इसका एक हिस्सा जो है ये किसी वायर के साथ अटैच है। अच्छा जी आपने इंजीनियरिंग की हुई है, इंजीनियर स्पेशल एजुकेशन में क्या कर रहा है? कौन सी इंजीनियरिंग की है जी आपने? अच्छा जी इसका जवाब कोई देगा स्टूडेंट्स? ये तो मुझे भी नहीं आता आंसर, आज टीचर फेल हो गया आपका। ये इन्होंने कैसे प्लेस किया? जहां तक मेरा ख्याल है इसके साथ एक वायर अटैच है जो अंदर कान के साथ अटैच है, या इनविजिबल है, बिल्कुल स्किन कलर की है, जो कि इधर बिहाइंड द ईयर अटैच है। हाँ मुझे ये लग रहा है कि चूंकि मेस्टाइड बोन इधर है, ये इसके साथ इसकी बॉडी है, ये जो है मेस्टाइड बोन के पीछे कुछ अटैच है जिसके साथ ये हिस्सा भी अटैच है, लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहा और ये यहाँ तक आया हुआ है। वेरी गुड जी माशाल्लाह। केमिकल इंजीनियरिंग की है तो केमिकल इंजीनियरिंग की बेस पे आपने एमए स्पेशल एजुकेशन में एडमिशन मिल जाता है केमिकल इंजीनियरिंग की बेस पे? फिर आपने एडमिशन कैसे लिया एमए स्पेशल एजुकेशन में? क्वाइट सरप्राइज्ड। वेरी गुड जी मोहम्मद वलीद, आप मेरे से राब्ते में रहे, आप केमिकल इंजीनियर हैं। अगर आप वाकई इस स्पिरिट के साथ काम करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, सो आप मेरे साथ कोऑपरेट करें। मैं इनके लिए जो है कुछ ऐसी डिवाइसेस पे काम कर रही हूँ, स्पेशल पर्सन, स्पेशली जो हमारे गूंगे बहरे अफराद हैं इनके लिए। फिर तो आप मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, इनके लिए कुछ करते हैं मिलकर। मैं भी इसी पैशन के साथ हूँ, जैसे टॉकिंग ग्लव्स हैं उसको हम इनके लिए कैसे एक्सेसिबल और फिजिबल बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो है मैं ये इनके लिए मैं कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रही हूँ, सो आपकी तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। केमिकल इंजीनियरिंग लेकिन केमिकल से रिलेटेड है, आप शायद मैकेनिकल वाला काम ना कर सकें। अच्छा जी ये आप मैकेनिकल इंजीनियर है, चलिए ठीक है जी, गुड हो गया। ओके जी माशाल्लाह, गुड, वेरी गुड माशाल्लाह। मेरी क्लास बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं इतने क्वालिफाइड लोगों से मिलती हूँ। अच्छा जी ये सर्जरी करते हैं तो टाइटेनियम फ्रैक्चर होता है तो इंसर्ट करते हैं, अच्छा ये इसके लिए सर्जरी करनी पड़ती है स्पेशल? ये तो बड़ा टेक्निकल है। ये मैग्नेट वाली बात मुझे अच्छी लगी थी, मैं भी ये सर्च कर रही हूँ कि ये कैसे फिक्स हुआ होगा। मुझे लगा कि शायद इसके साथ कोई इनविजिबल चीज है जो कान के इधर पीछे में स्टाइड बोन तक आ रही है। ओके जी ये तो फिर बड़ा टफ है, जैसे अगर कॉकलियर इम्प्लांट की तरह ये बोन कंडक्शन वाला आला समात लगाना है, जैसे एक बंदे की सर्जरी करना, सर्जरी इज अ टफ प्रोसेस। ये तो फिर टफ है, मतलब ये लोग मेरा नहीं ख्याल इसकी तरफ जाते होंगे फिर ज्यादा। मेरा ख्याल है कि फिर ये सवेयर टू प्रोफाउंड लेवल वाले ही इसकी तरफ जाते होंगे, सर्जिकल इंसर्शन की तरफ, कि वो ये वाला आला लगवाएं।